स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, चुनाव प्रचार का जो शोर है, जो भोपू है, वो बिल्कुल से थम गया है और अब इंतजार है 13 नवंबर का, जिस दिन मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे और इसको लेकर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासनिक प्रशासन की ओर से। लेकिन ये बता दें, जिस तरह से चुनावी शोर, जिस तरह से चुनावी भोपू बज रहा था, एक के बाद एक अपने दावे कर रहे थे और एक के बाद एक योजनाओं की बात कर रहे थे, चाहे वो जेएमएम की बात करे, चाहे बीजेपी की बात करे, चाहे अन्य दलों की बात करें, आरजेडी की बात करें, आजसू की बात करें, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की जो बातें थी, वो लगातार मंच से नेताओं ने ये लोगों के पास रखा कि हमारी सरकार जब आएगी तो क्या कुछ करेगी चुनाव प्रचार के दौरान। और कई जनसभाएं हुई, स्टार प्रचारकों का आना जब शुरू हुआ तो एक के बाद एक स्टार प्रचारक आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो खुद झारखंड में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभी तमाम दल के स्टार प्रचारकों ने चुनाव के दौरान चुनावी मंच को साझा किया। और कांग्रेस की ओर से बात करें तो राहुल गांधी ने झारखंड में गरजे, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि बीजेपी पर सीधे सीधे उन्होंने कई बार हमला किया और मंच से सीधे हमला किया। बीजेपी काम नहीं करती है, बीजेपी पूरे काम को बिगाड़ती है, उन्होंने कहा है। तो कई बातें हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर गरजे, उन्होंने कई बातें कही। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार यहाँ पर, असम के मुख्यमंत्री वो लगातार यहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। और एक तरह से कहा जाए कि सभी पार्टियां, चाहे वो जयराम महतो की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी दौर में लगातार ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि मेरी जब सरकार होगी तो क्या कुछ होगा हमारे साथ। हम इसी पर चर्चा करेंगे। चुनावी शोर थम गया है, 13 नवंबर का इंतजार है और उसके बाद 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और उसके बाद 23 नवंबर को जो सरकार बनेगी, किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय कुमार जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रत्नेश जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रेखा जी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और क्या कुछ चुनावी शोर जो थमा है और चुनावी शोर जो भोपू जो बजा है, उसकी गूंज कहां तक, क्या पब्लिक तक पहुंची है, क्या पब्लिक सोचकर 13 नवंबर को मतदान केंद्रों पर जाएगी। हमारे साथ सबसे पहले हम रत्नेश से जुड़ते हैं, उसके बाद एक एक कर सभी सहयोगियों से जुड़ेंगे। रत्नेश, जिस प्रकार से चुनावी भोंपू बजा और चुनावी मंच पे एक से एक वादे किए गए, चुनावी घोषणाएं की गई, तो कहां तक आपको लगता है कि इसका असर कितना लोगों पर पड़ेगा और मतदान केंद्रों पर किस तरह से लोग पहुंचेंगे, क्या सोचकर पहुंचेंगे? देखिए, जब इस वक्त झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है और भाजपा चाहती है, चुनाव से ठीक पहले जब घोषणा नहीं हुआ था, तो भाजपा जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाह रही थी। हालांकि पहुंची भी, उनको जन समर्थक जो था काफ़ी अच्छा मिला और चुनाव जैसे ही घोषणा हुआ कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, सभी दिग्गज जो हैं, कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए, सभी पार्टी के दिग्गज जो थे वो झारखंड पहुँचे। आज अमित शाह जो थे वो झारखंड पे फिर एक बार पहुंचे थे, सरायकेला में वो सभा कर रहे थे। सभा में जिस तरह से सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के नेता पर जमकर उबर से कहे कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठी को जो भाजपा है झारखंड मुद्दा बनाकर जो है जनता के बीच जा रही है। कहें कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो हम लोग एक समिति बना के झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी को जो घुसी हुई है उन लोगों को पहचान कर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी जो है हमारे देश में, हमारे राज्य में आ रहे हैं, हालांकि झारखंड में ज़्यादा आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। भाजपा का मानना है कि सभी राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ है, लेकिन झारखंड में कुछ ज़्यादा ही है, भाजपा का ये चीज़ मानना है। तो बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड पहुँच रहे हैं और यहाँ की आदिवासी लड़की से शादी करके धर्म तरण करके वो जो है उनका ज़मीन जो है वो हड़प रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो वैसे लोगों को चिन्हित करके यहाँ की ज़मीन जो है वो वापस कराने का काम करेंगे। जी देखिए रत्नेश, घुसपैठिए, बांग्लादेश घुसपैठिए की बात उठी है तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पूरी तरह से, अगर जो समझ रहे हैं नेता कार्यकर्ता समझ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ की जनता पूरी तरह से कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी करके जिस तरह से अब जनसंख्या बढ़ रही है, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन चर्चा ये भी हो रही है और एक दूसरे पर सीधे बीजेपी और जेएमएम सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्या कर रही है, हेमंत सरकार क्या कर रही है, और हेमंत सोरेन की सरकार ये लगातार कह रही है कि बीजेपी की सरकार अगर केंद्र में है तो वो क्या कर रही है। रेखा जी, जिस तरह से घुसपैठिए की बात करें, ये चर्चा का विषय और ये मुख्य मुद्दा भी रहा, तो इसको लेकर तो निश्चित तौर पे झारखंड की जनता तो कंफ्यूजन है, आखिर हो क्या रहा है, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार। बिल्कुल, आपने अनिल जो सवाल किया है इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज जो है वो चुनाव प्रचार का शोर थमा है और 13 नवंबर को जो वोट डाले जाएंगे वो 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होगा। मुद्दे कई सारे इस झारखंड विधानसभा चुनाव में उठे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रचार का शोर थमा है इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो पहले चरण के तहत आ रहे हैं, जिसमें चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के और जेएमएम पार्टी से रह चुके हैं, तो उनके भाग्य का फैसला आप सोचिए कि 13 नवंबर को होने वाला है और उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास वो चुनावी मैदान में है। ये कुछ एकाध चेहरे जो बहुत ही फेमस चेहरे हैं, उनका नाम मैं आपके सामने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ये इन चेहरों पर सबकी नजर है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के भाग्य का फैसला होगा और फिर सरयू राय, उनके भाग्य का फैसला होगा। मतलब आप समझिए कि 2019 में जो सरयू राय भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, आज समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। मुद्दे तो कई हैं, मुद्दों पे बात भी हुई है, घुसपैठी का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, लेकिन पहले चरण में जिनके भाग्य का फैसला हो रहा है वो चेहरे भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चेहरे हैं। अगर हम रांची सीट की बात करें तो यहाँ से सीपी सिंह है, उनका मुख्य मुकाबला महुआ माझी से है और ये मुकाबला आसान नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महुआ माझी मात्र 5000 वोटों से ही हारी थी, यानी कि जो जीत का अंतर था वो लाखों का अंतर नहीं था, कई हजारों का अंतर नहीं था, सिर्फ 5000 का था। और इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि हम इस बार जीत हासिल करेंगे। अगर हटिया सीट की बात करें तो आपको याद होगा कि भाजपा जब अपनी लिस्ट जारी कर रही थी उस दौरान उस लिस्ट को जारी करने में एक लंबा वक्त लगा, यानी कि लिस्ट जारी करने से पहले साठगांठ बैठाने की कोशिश हो रही थी अजय नाथ शाहदेव को पार्टी में शामिल कराने के लिए। यानी कि जो भाजपा ने सर्वे हटिया और रांची सीट पर किया था वो सर्वे भाजपा के प्रतिकूल नहीं था और यही वजह थी कि नेताओं को लाने की कोशिश हो रही थी, अंत समय तक वो फैसला नहीं हो पाया। तो ये सब सीटें हॉट सीट है। अजय नाथ शाहदेव भी इस बार कड़ी टक्कर नवीन जायसवाल को दे रहे हैं, यानी कि नवीन जायसवाल के लिए उतना आसान नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं, रोड शो करते हैं तो इसका फायदा भाजपा आसानी से ले सकती है। चूंकि जो बड़े बड़े प्रचार वाहन प्रचार कर रहे हैं और जेएमएम की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस छवि को खुद कल्पना सोरेन धूमिल करती नजर आ रही है। यानी कि इस चुनाव में कल्पना सोरेन एक ऐसी चेहरा बनी हुई है जो हेमंत सोरेन से भी ज्यादा चर्चित है, महिला है और इसका फायदा लोकसभा में जेएमएम पार्टी को हुआ है। तो ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जो काफी फेमस चेहरे हैं और ये चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं और पहले चरण में इनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में होने वाला है और इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, लेकिन घुसपैठियों से बड़ा मुद्दा एक अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको याद होगा कि आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो बयान दिया जा रहा है ये बयान कोई आम बयान नहीं है, ये बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बयान दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसा बयान एक सभा में दे रहे हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, यानी सीधे तौर पर आप एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी पार्टियां अपने स्तर से प्रचार प्रसार करती है, भाषण करती है, लेकिन असल फैसला जनता के हाथों में है। और मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चेहरों का जिक्र किया, उनके भाग्य का फैसला 13 नवंबर को होना है, जो कि उनकी प्रतिष्ठा का भी विषय है और मुख्य चेहरा जो है वो चंपई सोरेन का ही है। चलिए, लेकिन आपसे ये पूछना अभी ज़रूरी होगा क्योंकि जयराम महतो को काफ़ी आपने फोकस किया है, जयराम महतो के बारे में काफ़ी डिटेल खबरें भी चलाई है। तो जयराम महतो जो युवा नेता है और डुमरी से भी 2 जगहों से लड़ रहे हैं, डुमरी और गिरिडीह, डुमरी और बेरमो से लड़ रहे हैं। तो बारे में आप तो ज़रूर बताइए क्योंकि आप जयराम महतो के बारे में चाहे बेरमो हो, डुमरी हो और यहाँ से किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है वो लगातार आपने कवरेज किया। बिल्कुल हमने कवरेज किया है और जयराम महतो एक 32 साल का युवा चेहरा जो आकर के अगर बोलता है तो लोग उसे सुनते हैं और सिर्फ वो बोलता है तो उसे लोग नहीं सुनते। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे अनिल तो आपको याद होगा कि जब उनके वीडियोज आते हैं तो लाखों में व्यूज़ लोग देखते हैं। यानी कि वो लड़का सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस नहीं है, ये बात आप नहीं कह सकते। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिद्ध किया है। डुमरी की अगर हम बात करें तो डुमरी में पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे 13 नवंबर को जो वोटिंग होगी। डुमरी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि गिरिडीह विधान लोकसभा जो है वो डुमरी के अंदर आता है। डुमरी जो है
वो गिरिडीह लोकसभा के अंदर आता है। और गिरिडीह से जो वोट जयराम महतो लाए थे गिरिडीह विधानसभा से 90,000 के कुछ आसपास था। दूसरे नंबर पर आजसू पार्टी थी 55,000 के आसपास थी, और जेएमएम सबसे कम थी लोकसभा चुनाव में डुमरी से, यानी कि 52,000 के आसपास कुछ उनका वोट था। अब आप ये सोचिए अनिल कि अगर गिरिडीह का लोकसभा का जो परिणाम था वो अगर विधानसभा में तब्दील होता है तो जीत निश्चित तौर पर जयराम महतो की नजर आ रही है। यानी कि अगर नेता खुल करके मंच से जयराम महतो का नाम नहीं लेते हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करते, लेकिन उन्हें अपने एक कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं, तभी उनकी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। अभी आप देखिए कि गांडे में उनका उम्मीदवार नहीं रहा, क्योंकि नामांकन खत्म होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद उनके उम्मीदवार को ही जेएमएम ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। बिल्कुल इसी तरीके से गढ़वा में भी हुआ, मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ जो सन्नी यादव थे उन्हें भी पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया। यानी कि दो जगह से जयराम महतो को तोड़ने की कोशिश की गई। यानी कि एक युवा चेहरा इस तरीके के साथ लोगों के सामने आ रहा है कि नेता उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टियों के अंदर भीतरघात जरूर कर रहे हैं। और जब युवा नेता जब झारखंड के मुद्दों की बात करता है तो वो मुद्दा लोग सुनते भी हैं, और वो मुद्दे गौण नहीं है, चाहे वो 1932 खतियान का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, या फिर भाषा का मामला हो, या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के लिए खड़े होकर के आंदोलन करने की बात हो। तो यानी कि इस युवा चेहरा को अगर कोई नेता हल्के में लेना चाहता है तो इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जयराम महतो ने भी ये कहा था कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और बिल्कुल मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अभी मुख्य मुकाबला सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम नहीं है, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर कुछ सीटों पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि 2 सीटों पर भीतरघात करने की कोशिश की गई है और उनके उम्मीदवारों को बैठाया गया नहीं। जी चलिए, तो जयराम महतो की बात हुई। देखिए यहाँ पर कई पार्टियां हैं, उसमें जयराम महतो युवा नेता हैं और डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। हम संजय से जानना चाहेंगे, हमारे सहयोगी संजय से। संजय, जयराम महतो अगर उन्हें टाइगर कहा जाता है तो अभी तक तो हम अभी यहाँ विधानसभा 81 विधानसभा क्षेत्र में किसी ने 2 जगह से नॉमिनेशन तो नहीं किया है, लेकिन अगर टाइगर हैं तो 2 जगह से नॉमिनेशन करने का क्या मतलब, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे राज्य की बात कीजिए या फिर देश की बात कीजिए, तो कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो स्वघोषित नेता हैं, यानी उन्हें जनता ने नेता नहीं बनाया है, वो अपने आप अपने नाम के आगे नेता लिखने लगे। उसी तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो सवाल है बिल्कुल सटीक बैठता है कि आपने कहा कि झारखंड में एक नई राजनीतिक पार्टी आई है जिसका नाम है जेलकेम, और उसके सुप्रीमो है जयराम महतो, और उनके नाम के आगे लगाया जाता है टाइगर जयराम महतो, यानी कि अपने नाम के आगे वो टाइगर लिखते हैं। और आपने उनके चुनाव लड़ने पर एक सवाल किया कि भाई अगर टाइगर है, शेर है, अगर दहाड़ रहा है जिला में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, झारखंड में जनहित मुद्दे को लेकर के, खास तौर पे जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर के, और अगर वो टाइगर लिख रहे हैं और अपने उसके समर्थक भी कर रहे हैं कि जयराम महतो टाइगर है, तो फिर टाइगर को 2 जगह से चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। बेरमो से लड़ रहे हैं, बेरमो से लड़ रहे हैं, डुमरी से भी लड़ रहे हैं, तो ये बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं भले खुले मन से या खुले मंच से ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी डर है, और ये कभी भी नहीं कहते हैं कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर किस बात का डर है भाई? जब जनता का आप जब चलते हैं तो जनता जनार्दन का काफिला रहता है, युवाओं का काफिला आपके साथ में रहता है। कितनी गाड़ियां रहते हैं कि हम लोग खुद भूल जाते हैं। अगर लाइव कैमरे से भी देखें तो 1 2 3 करते करते गिनती भूल जाते हैं। दर्शकों का या फिर इनके जो चाहने वाले हैं, मतदाता बोलिए या फिर इनके जो वोटर हैं या फिर इनके समर्थक हैं, वो उनका जनसलाब उमड़ पड़ता है। उसके बावजूद अगर बेरमो से और डुमरी से अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें भी हार का डर है, बड़ा डर है, छोटा मोटा डर नहीं है। और ये दोनों ही सीट का ऐसे जगह पे चुनाव किए हैं जो सीधे तौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ रखना। चूंकि एक जगह नहीं, लेकिन इससे
एक मिनट, ये अगर सीएम हेमंत सोरेन की बात करें तो वो भी 2 जगह से जी जी कर रहे थे। देखिए, कोई भी नेता अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसे हार का डर है। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, गुजरात में भी लड़ा था और वाराणसी में भी लड़ा था। अभी आपको याद होगा राहुल गांधी अभी के लोकसभा चुनाव में वायनाड से चुनाव लड़ा था। उन्होंने फिर अपनी मम्मी के सीट से चुनाव लड़ा, जहाँ से फिलहाल वो सांसद हैं, हालांकि रायबरेली। जी बिल्कुल। तो यानी कि 2 सीटों से अगर नेता चुनाव लड़ते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। एक होता है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि अगर एक युवा नेता के तौर पर उभर करके आ रहे हैं तो जीत निश्चित होनी चाहिए। और जीत किन सीटों पर सबसे ज़्यादा मिल सकती है वो उन्होंने लोकसभा के वोटों के आधार पर ही तय किया है और उसी तरह से उन्होंने विधानसभा को चुना है। तो ये कड़ी टक्कर है, टफ फाइट है, लेकिन हार का डर नहीं है, ये हम अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते हैं। ये देखिए 2 सीटों से लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन चर्चाएं कई मुद्दों पर होंगी। देखिए, ये गौर करने की बात है और हमारे प्रश्न को ज़रूर गौर कीजिएगा रत्नेश, कि अगर मैया समान योजना की बात करें, अगर गोगो दीदी योजना की बात करें और कई भारी भारी योजनाओं की भी बात की गई है झारखंड के विकास के लिए, कई बातें संकल्प पत्र घोषणा पत्र में बड़ी पार्टियां तो ज़रूर रखी है, अगर आजसू की भी बात करें। लेकिन निर्दलीय तो पूरी तरह से अगर कहा जाए अपने बलबूते पे वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन निर्दलीय पूरी तरह से एक तरह से कहा जा रहा है कि ये दबे से नजर आ रहे हैं कि निर्दलीय कहाँ पर बड़ी संकल्प पत्र बनाए, किसे दिखाए, क्या करे नहीं करे, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का और संकल्प पत्र का जो प्रचार प्रसार होता है, निर्दलीय कहाँ पर है, ये इस पर जरूर आप प्रकाश डालिए। देखिए, आप निर्दलीय का बात किए तो आपको हम रांची सीट की पहले बता देते हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और सबसे हॉट सीट और सबसे अहम सीट रांची है, क्योंकि राजधानी का सीट है। रांची में भारतीय जनता पार्टी 6 बार के विधायक सीपी सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाई। ऐसे भाजपा में कई ऐसे दावेदार थे, रमेश सिंह थे, भैरव सिंह थे, मुनचुन राय थे, संदीप वर्मा थे, तो सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाई, क्योंकि किसी को टिकट देती तो कोई नाराज हो जाता, किसी को टिकट। तो भाजपा वो रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछली बार जब फाइट हुआ था रांची में महुआ मांझी और सीपी सिंह का, तो मात्र कुछ ही वोटों का अंतर रहा था, तो उसमें कड़ी टक्कर हुआ था। सीपी सिंह को करीब हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो जब चुटिया का मत खुला था तो वो जीत भी हासिल किए थे। जब रातू रोड जो है, जैसा कि रातू रोड जो है वो भाजपा का कोर बैंक है, वोट बैंक है, वहाँ से वो जो है हार गए थे, लेकिन जब चुटिया का खुला मत पेटी खुला तो वहाँ से उनको विजयी हुआ। और आपने देखा होगा कि जब नॉमिनेशन हो रहा था तो रांची से भाजपा के कई नेता जो हैं वो बागी होकर रांची से ही नॉमिनेशन किए थे। मुनचुन राय हो गए, संदीप राय हो गए, संदीप वर्मा हो गए। तो मुनचुन राय को मनाने के लिए राज्य रक्षा मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ गए हैं। संदीप वर्मा को मनाने के लिए सुनिए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर किसी को सीट अगर 3 बार जीत रहे हैं और उन्हें भी टिकट दिया जाता है, और कई बातें ऐसे भी उठती है कि युवा उम्मीदवारों को सामने लाना चाहिए। देखिए रत्नेश, हम आपसे बातचीत करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रेखा मैडम, ये निर्दलीय हैं, वो एक खुद में एक स्टार प्रचारक होते हैं और उसके साथ में कोई स्टार प्रचारक नहीं होता, जैसा कि दर्शक भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ जनसभाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं। लेकिन अगर निर्दलियों की भी बात ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए हम इस मुद्दे को उठाएं कि निर्दलीय जो होते हैं वो खुद के लिए स्टार प्रचारक होते हैं। वो किस तरह से बातों को रखते होंगे, किस तरह से संकल्प पत्र, किस तरह से घोषणा पत्रों को लोगों के पास रखते होंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है, इसलिए ये सवाल बेहतरीन है क्योंकि अभी देखिए जो बड़ी पार्टियां होती है, जैसे बड़ी मछलियों पे सबकी नज़र होती है। बड़ी मछलियां कौन है? अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, जो यहाँ के क्षेत्रीय जिनका दबदबा है, इन्हें सब जानता है, इन्हें अपनी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकता है, उसे लोग पहचानते नहीं है, इक्का दुक्का लोग पहचानते हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को भी सलाम करना होगा कि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ताल ठोक रहे हैं। यानी कि इतना गट्स और कॉन्फिडेंस उन उम्मीदवारों के बीच होता है। एक मिनट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्दलीय जो है अचानक से जीतते। बिल्कुल बिल्कुल जीत हुई थी, तो वही मैं बता रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप एक चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ चुनाव जीत और हार के लिए नहीं होती। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं। अब आप सोचिए कि आपके पास कोई फाइनेंसर नहीं है, अगर बड़ी पार्टियों से आप चुनाव लड़ते हैं तो फाइनेंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं, पार्टियां भी फंड करती है, लेकिन निर्दलीय को कोई फंड नहीं करता है। मतलब कोई उनके पीछे नहीं, ना कोई स्टार प्रचारक है, ना उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, ना उनकी जनसभाएं हो रही है, उनका सिंपल एक डोर टू डोर कैंपेन चलता है। कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार है जो हमारे टच में है,
हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, हटिया से नगमा किन्नर, आप सोचिए एक किन्नर अपने समुदाय के लिए चुनावी मैदान में है। मुझे नहीं लगता कि उस किन्नर समुदाय को कोई जान रहा होगा, नगमा किन्नर को जो निर्दलीय लड़ रही है, और उसके लिए कोई बड़ा मीडिया हाउस गया होगा प्रचार करने के लिए। बिल्कुल भरत काशी चूंकि एक चेहरे हैं, आजसू पार्टी के नेता हैं, तो उन्हें सब जानता है, उनकी एक पहचान है, क्षेत्र में उनका एक दबदबा है, तो उन्हें लोग पहचानते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे परी पासवान को आप देख लीजिए, निर्दलीय तौर पर रांची से लड़ रही हैं, कुछ ऐसे नाम हैं और इनके काबिले तारीफ है। अनिल, आपने ये सवाल किया, बहुत ही बेहतर सवाल है। और इनके घोषणा पत्र में होता है कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम युवा हैं, हमें एक मौका दीजिए। आप कहते हैं कि जो पहले की पार्टियां या विधायक हैं उन्होंने विकास के काम नहीं किए हैं, तो आप क्यों नहीं विकल्प के तौर पर हमें दे रहे हैं, हम आपके लिए विकास करेंगे। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि कई बार निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, कई बार अन्य पार्टियां ही उन्हें खड़ा करती है ताकि वो दूसरी पार्टियों को इसका नुकसान पहुंचा सके। पैसे देकर के, आपको भी पता है कि उन्हें खड़ा किया जाता है, कई बार पैसे देकर के उन्हें बैठा भी दिया जाता है, तो ये तालमेल चलता रहता है। लेकिन जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ते हैं और जीत का जो हौसला है वो बनाए रखते हैं, और एक दिन जीत होती भी है। वो हार जीत का तो खेल चुनाव में है ही। चलिए, ये पूरी तरह से विस्तार से तो रेखा जी बता दी कि निर्दलीय किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे रत्नेश, एक बार हम फिर आपसे बात करेंगे कि युवा प्रत्याशी को लाना भी ज़रूरी है, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों, चाहे छोटी पार्टियां हों, लेकिन युवाओं को भी खड़ा कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो किस दृष्टिकोण से विकास को देखते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि रांची की ही बात करें, सीपी सिंह जो है अभी 3 बार, 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। सोचिए, अगर रांची की ही बात करें, और हटिया में तो नवीन जायसवाल हैट्रिक तो किए ही हैं, अब चौका लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद लेके बैठते हैं? देखिए, 5 साल के बाद चुनाव होगा रत्नेश, युवा पूरी तरह से मेहनत करते हैं, तो युवा भी चाहते हैं कि हमें भी एक बार ज़रूर विधायक बनने का मौका मिले। देखिए, जब मुनचुन राय अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे थे तो उन्होंने खुल के अपना जो है व्यक्त किया था कि हम जो हैं अफसोस के साथ जो है ये नॉमिनेशन वापस कर रहे हैं, क्योंकि एक योगी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए हम लोग बटना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सीपी सिंह को समर्थन दे रहे हैं। हम अपना नामांकन जो है वापस ले रहे हैं। हालांकि सीपी सिंह से कई रांची के भाजपा कार्यकर्ता के अलावा कई आम पब्लिक रांची की जो है वो नाराज़ चल रही है। और आपको बता दें कि जो वीआईपी इलाका है, जिस रोड से माननीय लोग गुजरते हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर चीफ जस्टिस हो, सभी लोग गुजरते हैं, अगर उस इलाके में अगर 5 मिनट की बारिश हो जाती है तो उस इलाके का बारिश जो है कमर तक भर जाता है। सेवा सदन जहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर 10 मिनट बारिश हो जाती है तो वहाँ पर आप चल नहीं सकते, गाड़ी से पार नहीं हो जा पाते हैं। तो एक युवा को जो है इस बार मौका मिलना चाहिए। कई युवा जो हैं रांची से निर्दलीय ताल जो है अपना ठोक रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई पार्टी विशेष हो जाएगा, व्यक्ति विशेष हो जाएगा। भाजपा से तो कई लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं। अगर आप देखे होंगे तो मुनचुन राय जो हैं वो कहीं पर भी सीपी सिंह के लिए प्रचार के लिए आगे नहीं आए। संदीप वर्मा जो हैं वो कहीं पर भी आगे नहीं आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर बात की जाए तो कोई भी आपको चेहरा जो है वो महुआ मांझी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर नहीं आया। कल्पना सोरेन जो हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये 2 लोग जो हैं सिर्फ सभा की और रोड शो किए। या कांग्रेस के कोई नेता कुमार राजा जो हैं लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंच रहे थे, वो भी अब नाराज चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल, जो कांग्रेस 5 पीढ़ियों से उनकी कांग्रेस में थी, अब वो भी कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में आज शामिल हो गए हैं। तो सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं पुराने चेहरा पे दाव के लिए, कोई भी पार्टियां जो है नए चेहरों को मौका नहीं दी। तो निश्चित तौर पे नए चेहरे भी उम्मीद करते हैं कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद कार्यकर्ता और उसे जब टिकट मिलता है तो वो भी उम्मीद करते हैं कि हम भी एक दिन ज़रूर विधायक बने। हमारे साथ संजय जी है। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरह से चुनावी दौर है, चुनाव चल रहा है, यहाँ पर सभी पार्टियाँ, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो झारखंड में कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, और उनका जो है उतना एक्टिव नहीं नज़र आए, और इस बार कांग्रेस जो है चुनावी सभा में कुछ एक्टिव नहीं दिखी। कांग्रेस का आखिर झारखंड में क्या इस तरह का कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, आपको बता दूं कि अगर आज से ठीक 15 दिन अगर पहले अगर आप देखें नज़ारा अखबारों की सुर्खियाँ या फिर टीवी चैनलों की अगर आप देखें वीडियो, तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सिर्फ सीट बंटवारा को लेकर के जिस प्रकार से खींचतान चल रही थी झारखंड में,
विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा भाई यानी कि जेएमएम अपने खुद चाह रही थी कि कम से कम 40 से 43 सीटों पे चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस भी चाह रही थी कि 30 प्लस 30 सीटों पे। सीट बंटवारा को लेकर कांग्रेस की दावेदारी दिख रही थी जी खुलेआम। लेकिन बात करें कि चुनाव में अगर जहां पे गठबंधन है आरजेडी जेएमएम कांग्रेस, वहां पे अगर मान के चलिए कि रांची के, चूंकि रांची राजधानी एक हॉट सीट है, जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम से महुआ माझी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस के एक भी बड़े नेता जनसभा पदयात्रा कोई भी रैली में नजर नहीं आए हैं। तो क्यों एक्टिव नजर नहीं आया संजय जी? इसके देखिए ये तो नेता ही बता सकते हैं कि वजह क्या है। क्या उनके पास में अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं है? जबकि नेता से अगर मिलने जाइएगा, अगर आप एज ए पत्रकार, तो सुबह 6 बजे भी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है और रात 1 बजे तक मुलाकात नहीं हो रही है। जबकि झारखंड में तमाम बड़े नेता के आवास हैं, तमाम बड़े नेता झारखंड में ही लैंड करते हैं, लेकिन अपने सहयोगी दलों की बात करें तो उन्हें समर्थन मिलते हुए नजर नहीं आ रही। और हो सकता है कि कहीं पर्दे के पीछे से, बैक दरवाजे से भीतरी घात होने की संभावना से आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए ये सब जो आप बता रहे हैं, इसका पूरी तरह से अगर सूचना देने की बात हो तो आला कमान तक तो ये पहुंच रहा है, तो गाज भी गिर सकता है प्रदेश अध्यक्ष पे। गाज देखिए सिर्फ जांच की होगी, कमेटी बैठेगी और ये चाहे लोकसभा चुनाव हार जाए चाहे विधानसभा हार जाए, कमेटी बैठती है, तू में मैं होती है, एक दूसरे के ऊपर में वार पलटवार होती है, वाद विवाद होता है, फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। जी 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 झारखंड रत्नेश कि अभी भी इस वक्त झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव प्रचार जो हुआ थम भी गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में कोई भी कांग्रेस के नेता हो या फिर कांग्रेस स्टेट लेवल के या केंद्रीय लेवल के नेता नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस के जहां पर उम्मीदवार हैं वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री वहां पर 2-2 सभाएं कर रहे हैं। कल्पना सोरेन जो है वहाँ पर खुद सभाएं कर रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हो वो वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कोई भी आला कमान हो, एक भी नेता वहाँ पर नहीं पहुँच रहा। नहीं देखिए राहुल गांधी भी जनसभा किए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये खड़ी है प्रत्याशी, वहाँ पर कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे। और जहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी दी वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी टीम लगी हुई है। चले, निश्चित तौर पे प्रचार का जिस तरह से अपना अपना एक तरीका होता है, पूरी दमखम के साथ प्रचार पार्टियों की ओर से किया गया। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी योजनाओं के बारे में, क्योंकि चुनावी जनसभा में योजनाओं की भी बात हुई है। गोगो दीदी योजना और दीदी और महिला सम्मान के लिए मैया योजना की भी बात हुई है। तो ये जो योजनाओं की बात होती है, ये नहीं लगता है संजय कि झारखंड में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की बात सोचे और किस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुले। अगर एचईसी की बात कर रहे थे हम सुबह, तो एचईसी को भी खोलने का प्रयास किया जाए। और यहाँ की जो दशा है वो सभी पूरे देश के लोग जानते हैं कि यहाँ पे गरीबी है और यहाँ जो विकास है उस तेज़ी से विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये से ठगा जा रहा है कि विकास की बात होनी चाहिए, झारखंड कैसे विकास हो, पहले दिन से ही बात होनी चाहिए। और यहाँ 5 साल, बातों को समझिएगा संजय जी, 5 साल लगभग पूरे होने होते हैं और उस वक्त जो है कई योजनाएं लाई जाती हैं। देखिए आप एकदम बहुत ही सोच समझ करके और एक बड़ा प्रश्न उठाए हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव प्रचार के अगर देखा जाए, विधानसभा चुनाव का जो दौरान है या फिर समय है, कार्यकाल जो चल रहा है, जिस प्रकार से कई नेता बड़े चेहरे झारखंड आ रहे हैं, लेकिन आज भी मुद्दे गौण हैं। अगर आप राजनीतिक मंचों की भाषण को अगर गौर से सुनेंगे तो वहां से सिर्फ आपको सिर्फ जाति, धर्म और आरोप प्रत्यारोप के अलावे उनके पास में, जनता के पास तकरीबन कोई भी बड़ा नेता या फिर जनसभा रैली जहां भी होती है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा का वो जनसभा को संबोधित करते हैं। लेकिन विकास के मुद्दे की बात करें तो वो 5 मिनट भी जिक्र नहीं करते हैं। इसने वो किया, उसने वो किया, पहले वाले ने ये किया। अभी देखा जाए तो झारखंड में चुनाव चल रही है, चुनाव की प्रचार चल रही है, सिर्फ इसमें 2 योजनाएं बहुत धड़ल्ले से मैंने प्रचारित किया गया है पूरे झारखंड में। वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है वो सिर्फ एकमात्र योजना
के सहारे वो चुनावी नैया पार कराने की जुगात में भिड़ गई है। पूरी उनकी जेमे में, यानी कि गठबंधन की जो सरकार है, गठबंधन के तमाम प्रत्याशी सिर्फ एक ही योजना का दिन भर में 50 बार वो जिक्र कर रहे हैं। छोटी माने कि अगर छोटी छोटी सभा की बात करें या फिर बड़ी जनसभा की बात करें तो सिर्फ मैया सम्मान योजना के सहारे महागठबंधन के नेता चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अरे तो बीजेपी भी तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो वो गोगो दीदी बात कर रही है और 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रही है। एचएससी की किसी ने बात कुछ नहीं है। ये एचएससी तो तेल लेने गई वाला बात है, वो भाड़ में गई वाला कहावत है। यानी कि सीधे अगर बात किया जाए, हो सकता है मेरा लहजा खराब हो, लेकिन ये साफ तौर पे कोई भी पार्टी के पास में बंद पड़ी या बंद होने के कगार में जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उसे चालू करेंगे। हेमंत सरकार ने, एक महागठबंधन की सरकार ने, उन्होंने कहा कि 1 वोट 7 गारंटी। आप मेरे साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है 1 वोट 7 गारंटी। उन्होंने ये अपना चुनावी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम गारंटी देते हैं 1932 की खतियान आधारित हम लागू करेंगे, विधेयक पास कराएंगे। उन्होंने गारंटी मैया सम्मान की दी है, उन्होंने गारंटी खाद्य सुरक्षा की दी है, गारंटी शिक्षा की दी है, गारंटी किसान कल्याण की दी है। आपको सबसे बड़ी बात इसमें बता दूं कि जिला मुख्यालय में, प्रत्येक जिला में 500 एकड़ जमीन में वो औद्योगिक पार्क बनाएंगे। अब तक जो है कि सच्चाई ये है कि 5 साल किसका ये मैनिफेस्टो महागठबंधन की है। आपको बता दूं सच्चाई ये है, झारखंड में तकरीबन 24 जिला है, 4 जिला में भी 50 एकड़ का भी औद्योगिक पार्क नहीं बना। अचानक ये रातों रात 500 एकड़ जमीन का औद्योगिक पार्क कहां से बनाएंगे? बिल्कुल देखिए माने अधिग्रहण करने में भी समय लगेगा, तब तक फिर 4.5 साल भी नहीं। ये तो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र कितना लागू होता है और कई बातें होती है, नौकरियों की बरसात की बात होती है, लेकिन नौकरियां मिलती कितनी है, इस बात को लेकर जो सरकार, जिसकी सरकार बनेगी, उसको जरूर इस मुद्दे को सोचना है। रत्नेश, अगर सुबह में भी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत अहम बात है। यहाँ पर किसी भी मंच से महंगाई की बात नहीं हुई, बेरोजगारी की बात नहीं हुई, तो ये 2 अगर अहम मुद्दे हैं तो इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। या संकल्प पत्र में भी सबसे नीचे अगर लिखा गया हो तो वो हो सकता है कि सबसे नीचे लिखा गया हो। देखिए अनिल, समझने वाली बात है, केंद्र में इस वक्त भाजपा की सरकार है और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। 5 साल तक महागठबंधन की सरकार को झारखंड की महिलाओं का सम्मान नहीं दिखा। आए दिन जो है महिलाओं का दुष्कर्म होते रहा, बलात्कार होते रहे, हत्याएं होते रही, महिलाओं के साथ छिनतई होते रही। चुनाव से ठीक पहले झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना आया जो 1-1 हज़ार रुपये लेके आई। उसके बाद बीजेपी बोली कि जब 1 हज़ार हेमंत सोरेन दे सकती तो हम सत्ता में आने के बाद 2100 रुपये क्यों नहीं दे सकते, हम भी दे सकते हैं। तो बीजेपी बोली 2100 रुपये देंगे, फिर बीजेपी बोली 2100 देंगे, तो हेमंत सोरेन बोले कि जब हम सत्ता में फिर से आएंगे तो 2500 रुपये देंगे। कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, महिलाओं को सम्मान तब देती है जब चुनाव नज़दीक आता है। कोई भी सरकार ये नहीं बोली कि हम वो पैसा नहीं देके एक रोज़गार की व्यवस्था करेंगे तो यहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आज भी झारखंड के कई ऐसे युवा हैं जो दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते हैं, वहाँ पर धक्के खाते हैं, मार खाते हैं, और फिर वो अपने राज्य वापस आते हैं, 2-4 महीना यहाँ पर रहते हैं, फिर दूसरे राज्यों में वो चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, तो 500-1000 रुपये जो है उनको मिलता है। तो वो काम अगर अपने राज्य में की जाए, केंद्र में भाजपा की सरकार अगर भाजपा चाहती तो यहाँ पर रोजगार करवा सकती थी, उसके नाम पर वो जनता से वोट मांग सकती थी। केंद्र चलिए नहीं कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन महंगाई और रोजगार, हेमंत सोरेन चाहते तो यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था कर सकते थे, वो नहीं किए। अब बात करते हैं महंगाई की, तो केंद्र सरकार गैस सिलेंडर अगर 900 रुपये में दे रही है तो आप सब्सिडी अगर झारखंड सरकार छोड़ देती है तो महंगाई जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन दोनों सरकार जो है कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता है, दोनों सरकार अपनी पॉकेट भरना चाहती है। रेखा जी से जल्दी से पूछेंगे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, इसकी चर्चा जनसभाओं में नहीं की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
चर्चा आरोप प्रत्यारोप होते रहे और योजनाओं की ही बात होती रहेगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, अब ये मुद्दा पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। और बेरोज़गारी की भी बात करें तो हालांकि मैनिफेस्टो में तो है, लेकिन कहाँ तक सरकार युवाओं को नौकरी देती है वो अलग बात है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ी जल्दी से। देखिए अनिल, महंगाई मुद्दा है, वो गरीब परिवारों के लिए है, मिडिल क्लास के परिवारों के लिए मुद्दा है, लेकिन बिल्कुल, और राजनीतिक दलों के लिए महंगाई मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए जो है अब वो जो होता है ना मुफ्त की रेवड़ी, जिसका वो विरोध करते थे, अब मुफ्त की रेवड़ी उनका मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल को भाजपा कहती थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट करके लोगों को लुभाते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन वही भाजपा वही कर रही है। आप अगर 2100 रुपये देते हैं गोगो दीदी के नाम पे, तो क्या आप रोजगार नहीं दे सकते? आप बंद HEC को स्टार्ट नहीं कर सकते? महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर सकते ताकि एक गरीब परिवार का घर चल सके? आप कहते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो त्योहारों के वक्त मुफ्त में सिलेंडर गैस दिए जाएंगे, सिलेंडर गैस जो है वो 500 रुपये कर दिए जाएंगे, तो ये आप प्रलोभन दे रहे हैं। क्या आप हकीकत में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे? और उसके विपरीत जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, JMM, मैं सिर्फ भाजपा को नहीं कहूँगी, अगर बीजेपी कहती है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे तो JMM कहती है कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। बीजेपी कहती है कि हम आपको 2100 रुपये देंगे, तो वो कहती है कि हम सत्ता में आने के बाद अब 2500 रुपये देंगे। यानी कि ये एक प्रलोभन चल रहा है, प्रोपोगेंडा इसे कहते हैं बेसिकली, जो राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन अब जनता को जागरूक होना होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपनी जनता से यही अपील करूंगी, दर्शकों से भी अपील करूंगी कि लोकतंत्र का महापर्व है, वोट जो है वो कीमती वोट है, और इस लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत का सोच समझ करके सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसे बर्बाद ना करें। चलिए, हम बात कर रहे थे चुनावी शोर का जो थम गया है, और निश्चित तौर पे रेखा जी से भी जिस तरह से चर्चाएं हुई है, देखिए अब निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि 13 नवंबर में मतदाता किस तरह से क्या सोच जुटा कर वहाँ पहुँचती है और मतदान करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री के दौड़ में, किसको मुख्यमंत्री बनाती है, ये सबसे अहम मुद्दा होगा। और 13 नवंबर को पुलिस प्रशासनिक अगर बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं करती गई है, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई है, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से मतदान के दिन चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 20 नवंबर को भी उसी तरह से जनता मतदान केंद्रों पर पहुंचती है। और सबसे पहले ये लाइव इंडिया की ओर से भी अपील है कि सबसे पहले मतदान करें, मतदान केंद्र पर जाएं, और उसके बाद ही कुछ काम करें। सब पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और हम लगातार इस चर्चा को भी जारी रखेंगे, और लेकिन आपको हम लगातार दिखाते ये रहेंगे कि चुनावी शोर तो चल ही रहा है एक तरफ, और 13 नवंबर में किस तरह से मतदान केंद्रों में भीड़ हो रही है, युवा पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है, किस तरह से वहां का हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आज इस खास पेशकश में रेखा जी का शुक्रिया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बातें बताई है चुनाव को लेकर। रत्नेश जी आपका भी शुक्रिया, और संजय जी आपका शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। हम आपसे लगातार इस चर्चा में शामिल होंगे, हर शाम चर्चा में शामिल होंगे चुनाव को लेकर, और चुनावी दंगल में, और जनता जनार्दन किसे मुख्यमंत्री बनाती है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।